गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज के सेशन पुलिस भर्ती के सेशन से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जहां पे हम विशेष चर्चा के दौरान जो आने वाले पेपर है उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कैसे उन प्रश्नों को हल करना है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको छत्तीसगढ़ पुलिस टेस्ट सीरीज का आयोजन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन तैयारियों को एक नया आयाम और चेक करने के लिए हम किस पोजीशन पे हैं। क्योंकि देखिए 5,900 कुछ भर्तियां निकली हुई है जी, लगभग 6,000 के आसपास। अब इसमें आपके बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ना। कोई फिक्स तो नहीं कितना नंबर लाना है, आपको दूसरे से ज़्यादा नंबर लाना है, तभी आपका चयन होगा। इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन पे आप टेस्ट सीरीज का जो भी लिंक दिया है उस पर टोटल 25 टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। ये टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ आपको व्याख्यात्मक शैली में टोटल 25 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि विषयवार के साथ फुल लेंथ टेस्ट होगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भाई सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? जो सन होती है उसकी जो मेन एनर्जी सोर्सेस है वो है क्या चीज़, किनके थ्रू होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण संकुचन। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके आंसर देंगे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो सूर्य के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कैसा बनता है? तो आपको पता है कि जब नाभिकीय संलयन होता है तब हाइड्रोजन और हीलियम के थ्रू, है ना, नाभिकीय संलयन के थ्रू, है ना, ये सूर्य का एनर्जी स्रोत बनता है। तो नाभिकीय संलयन, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे बहुत सारी चीज़ें कार्य करती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत कार्य करता है, हाइड्रोजन बम काम करता है, और जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आपके परमाणु बम कार्य करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक प्रश्न है और ये आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 206, 208, 204 और 210। बहुत बेसिक प्रश्न है ना। तो मानव शरीर में टोटल, है ना, 2 प्रकार के हड्डियां पाई जाती है। एक होता है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, सॉरी बड़ा नहीं हो सकता क्या? दूसरा हो सकता है उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, चलिए, तो अक्षीय कंकाल तंत्र की संख्या 80 होती है और उपांगी कंकाल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 126। तो 80 + 126 कितने हो गए? 206 हड्डी मानव शरीर में पाई जाती है। यहाँ से और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि भाई नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो नवजात शिशुओं में 300 हड्डियाँ पाई जाती है, कहीं कहीं आपको 270 दिखाई देंगे, है ना। तो 300 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती है नवजात शिशुओं में, ठीक है, जबकि 206 हड्डी किसी भी वयस्क में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की हड्डी होती है ना। कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। तो जो स्टेपिस होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर बड़ी हड्डी पूछा जाए तो जो जांग में हड्डी होती है, जिसका नाम है भाई फीमर, ये फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो इतनी बातें यहाँ से आपको जानना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है ना। तो पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है ये वाला, ये क्या कहलाता है? आपसे यही पूछा गया है। मेंटल, क्रोड, भूपटल और लिथोस्फीयर। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर देंगे भाई विच इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण हम किसे कहेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भूपटल, है ना, जिसको भूपर पट्टी के नाम से भी जानते हैं। 3 होता है, भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड, है ना। भूपटल, मेंटल और क्रोड। तो क्रोड होता है उसका आंतरिक सतह होता है और जो बीच वाली लेयर उसको बोलते हैं मेंटल या प्रवार। ठीक है, तो भूपर पट्टी में जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग भूपटल बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश का वेलोसिटी कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ऐसे ही प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में देखने को मिला, क्योंकि बेसिक
स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे जो कि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 से घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 से घात 6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 से घात 7 मीटर और 3 गुणा 10 से घात 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर भाई, कि प्रकाश का वेग कितना होता है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ना वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये भी याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी गई है उसको बिल्कुल आपको जानना है, उसके बाद ही चलेगा। तो यहाँ पे दिया रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है कौन करता है, क्या प्लेटलेट्स करता है, या लाल रक्त कोशिका, या श्वेत रक्त, या प्लाज्मा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे भाई। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, पढ़ाया हूँ ना। अब हमारी जो थ्योरी क्लास चल रही थी ना, अब हम लोग एमसीक्यू के थ्रू डेली आपसे मिलेंगे और पूरे पेपर तक अब एमसीक्यू के थ्रू उन टॉपिकों को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन है भाई, लाल रक्त कोशिका की, श्वेत रक्त कोशिका की, प्लाज्मा। जी हाँ, सबका आंसर सही है सर, आरबीसी होगा। और जो आरबीसी होता है लाल रक्त कणिका, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो श्वेत रक्त कोशिका ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने के प्रति क्षमता को बढ़ाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, कमेंट करके बताएंगे। किस बीमारी में या किस वजह से जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो घट जाती है, ये कमेंट करके आंसर आप लोग देंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने कि आर्किमिडीज ने। ठीक है, चलिए तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या आइंस्टीन ने दिया कि न्यूटन ने कि गैलीलियो ने कि आर्किमिडीज ने, किसने प्रदान किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बहुत फेमस नियम है गुरुत्वाकर्षण का, जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। और ये हमारा न्यूटन साहब थे, इन्होंने न्यूटन साहब ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, जहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r², जहाँ m क्या है मास है, r क्या है रेडियस है। इसको हटाने के लिए, कांस्टेंट आने के लिए g डालते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है m1 इंटू m2/r²। ठीक है, यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, g की वैल्यू हो जाएगी F(r²) m1 इंटू m2। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होती है ये कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, कि g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कितनी होती है। चलिए, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जो जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन H2। आज जो क्वेश्चंस है वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है MCQ का, तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस को आपके सामने लाए हैं ताकि आपका बेसिक टू एडवांस तैयारी हो सके। बहुत जल्दी आप लोगों को कूट वाले, सही जोड़ी, बहुविकल्पी, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड की O2 की H2SO4। तो यहाँ पे सबको पता है कि सर जल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। अगर इसका मैं अणु भार निकालूँ तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 1 और ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16। ठीक है, परमाणु भार, और दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो 18। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अणु भार 18 हो जाएगा। ठीक है, जो H2O है वो हाइड्रोजन के
2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलके H2O का निर्माण होता है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस फॉर्म में पाया जाता है। O2 क्या है? ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 2 परमाणु है। और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है, जहां पे प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बहुत बेसिक प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या चीज़ें बाहर निकलती है। तो मैं आपको प्रकाश संश्लेषण वाली क्लास में आपको समझाया था कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है, H2O पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, है ना। ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6 प्लस, साथ ही साथ हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि कौन सी गैस निकलती है भाई? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है ना। बढ़िया प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। आपको फिजिक्स में मात्रक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको बताना होगा कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो क्या वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है कि वॉट है? तो आप सबको बता दो कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो विद्युत धारा की इकाई है बेटा एम्पियर, है ना। मैंने आपको मूल मात्रक में भी पढ़ा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। साथ ही साथ अगर आपसे पूछेगा विभव या विभवांतर का मात्रक कौन है, तो विभव या विभवांतर का मात्रक क्या है बेटा? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? तो आपको बताया था कल कि ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। और शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। तो इतनी बातें, छोटी छोटी क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए कि शक्ति का मात्रक वाट है, विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम। कभी कभी पूछ देता है कि ओम को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार का साइन होता है जिससे प्रेजेंट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपको बताना है कि जो शरीर है इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यकृत है, त्वचा है, हृदय है या फेफड़ा है। तो आपको बताना है भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि लीवर बड़ा है कि स्किन बड़ा है कि हार्ट बड़ा है कि लंग्स बड़े हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो है ना, देखो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया आपसे। ठीक है, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलता तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन यहाँ पे अंग पूछा गया बेटा, तो अंग आपको बताना है त्वचा। क्या है? त्वचा। तो दोनों बातें याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर ग्रंथि पूछता है ना, तो ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता। दूसरा तो अग्नाशय है, पेंक्रियास। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग आपका स्किन है, त्वचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है, लाइट आती है, तो उनको कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 7 मिनट, ऑप्शन सी 9 मिनट और ऑप्शन डी 6 मिनट का समय लगता है। चलिए वेरी गुड, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आपको याद रखना है सर, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए कुछ ऊपर नीचे कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन 8 मिनट आपको याद रखना, 20 सेकेंड। अभी तक अगर आपने छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के लिए ये बुक, जो कि पूरी तरीके से 2000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर आपने किसी कारणवश नहीं खरीदा है तो साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और ये जो दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की बुक, जो कि ई बुक के फॉर्म में है, जो कि केवल और केवल मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी क्रैश कोर्स के माध्यम से साध्य PSC एकेडमी की टीम करा रही है। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये बहुत हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो मंगल एक ग्रह है बेटा, चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है और शनि भी ग्रह है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? चंद्रमा, है ना। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। और प्राकृतिक
उपग्रह। कैसा उपग्रह भाई? प्राकृतिक, ये भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से सोना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से सोना को हम क्या कहते हैं? क्या सोना मिश्र धातु है, कि सोना यौगिक है, कि सोना तत्व है, कि सोना मिश्रण है? ठीक है, आपको बता दूं सोना को रिप्रेजेंट करते हैं ओरम, ठीक है, तो ओरम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मिश्र धातु है कि यौगिक है कि तत्व है कि परिसर? तो कॉमन सेंस वाले प्रश्न है कि सर हम इसको एलिमेंट के श्रेणी में डालते हैं, इसको हम लोग तत्व की श्रेणी में डालते हैं। तत्व जो कि किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, प्योर फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ब्लड की पीएच वैल्यू क्या 7.4 की 6.4 की 8.4 की 5.4? ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब पूरी क्लासेस एमसीक्यू के थ्रू हो गई भाई पेपर तक, है ना। हाई कमांड से ऊपर से ऑर्डर आया है कि भाई क्लासेस थ्योरी ना लेके एमसीक्यू लीजिए, तो बिल्कुल आप लोगों को एमसीक्यू के थ्रू पूरी सिलेबस कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 7.4 जो है ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डीएनए और डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक टाइड या डायनामिक न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड? तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? आपको बताना है कि भाई कौन सा, है ना, कौन सा डीएनए का पूर्ण रूप है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है क्या, या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, कि डायनेमिक न्यूक्लियोटाइड एसिड या डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड? चलिए विच इज़ द करेक्ट आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, बल का, फोर्स का एसआई इकाई क्या है? मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि एसआई यूनिट होता क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो बल है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या, न्यूटन है, कि जूल है, कि वॉट है, कि पास्कल है ना? विच इज़ द करेक्ट आंसर? न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, है ना। तो बल की एसआई इकाई मैं आपको बता दूं कि बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। बल का बड़ा वाला मात्रक क्या है? न्यूटन। अगर पूछेगा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताइए, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा डाइन। क्या होगा? डाइन। और 1 न्यूटन जो होता है बेटा वो 10 के घात 5 डाइन के बराबर होता है। कितना होता है? 10 के घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन। और डाइन क्या है? छोटा मात्रक है। जैसे किलोमीटर बड़ा मात्रक है, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर और उससे छोटा, किलोग्राम बड़ा है, उससे छोटा ग्राम, वैसे ही न्यूटन सबसे बड़ा, उसके छोटे क्या? डाइन। जूल किसका मात्रक है? तो जूल बेटा कार्य का मात्रक। किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल। वॉट किसका मात्रक है? शक्ति। ठीक है, और दाब किसका मात्रक है भाई? पास्कल, है ना। यहाँ पे पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। तो इनको भी जानना है कि सर पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वॉट, कार्य का मात्रक जूल, और यहाँ पे बल का मात्रक क्या? न्यूटन। चलिए इतनी बातें आपको जाननी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा से होता है? तो ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जल और खनिज का जो परिवहन करता है बेटा उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। और छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा। फ्लोएम क्या है सर? तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। किसका करता है? भोजन। तो नीचे से लेके ऊपर तक ले जाता है पानी को। कौन है भाई? वो जाइलम है। कौन है? जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु बेटा 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? एक स्थायी रूप से क्या होते हैं? उसके अंग होते हैं। और यहाँ पूछा गया कि परमाणु का सबसे छोटा कण, तो छोटा कण क्या? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के अंदर नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर पाया जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ये कोष में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं।
क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज मैंने कल बताया था गोल्डस्टीन ने की थी भाई, किसने की थी, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा, तो चैडविक, किसने किया था, चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, किसने किया था, जे थॉमसन। और न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य है, उस सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सूर्य के जो सतह होंगे उसका तापमान कितना होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी मैं स्पीड करा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप लोग के एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम से कम समय पे करो, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट देगा, है ना। ज़बरदस्ती का टाइम पास इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग के पास बहुत कम समय है, क्योंकि आप लोगों का पेपर है सामने अगले महीने की 15 तारीख के आसपास, है ना। तो बिल्कुल आप लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, एक एक मिनट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा बेटा, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, इसकी खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप जो है इसकी खोज किसने की थी, तो मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने दोनों ने मिलके, है ना, आपके रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ये जो ब्लड ग्रुप है बेटा, ये एंटीजन को देख के बताया जाता है। किसको देख के बताया जाता है, एंटीजन। और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन देख के मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन शायद तक आबकारी आरक्षक में पूछा गया था। तो सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, है ना। तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई, कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगर पूछेगा बेटा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो वायुमंडल पाया जाता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। लेकिन आपसे पूछा गया क्या कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी बातें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा को मापने के लिए, है ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन पे दीजिए भाई, कमेंट करके आंसर कि विच इज़ द करेक्ट आंसर आप लोगों का, यस, एम्पियर मीटर, है ना। कभी कभी विद्युत धारा को अगर बड़ा चीज़ को मापना है तो गैल्वेनोमीटर का भी उपयोग कर लेते हैं, ओम मीटर का भी उपयोग करते हैं धारा को मापने के लिए, और एम्पियर मीटर का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। चलिए तो तीनों ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो विलोपित हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, पौधा का हरा रंग किसके कारण से होता है। तो जो पौधों का हरा रंग होता है वो किसके कारण से होता है, आपको बताना है। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल और एंथोसाइनिन के जैसे होता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, आप सबको पता है कि पौधों का हरा रंग किससे वजह से होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल है जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कंप्लीट हो पाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितने हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये आपको बताना है कि मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं बेटा 46, लेकिन इसको आपको जोड़ी में बताना है। तो 46 का जोड़ी कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है, 23 क्रोमोसोम। जहाँ पे इस 23 में से बेटा 22 जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं अलैंगिक, है ना, और एक क्या होते हैं, लिंक ग्रुप क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, लिंक क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम। चलिए अगले बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, आपको बताना है कि जितने भी पदार्थ है उसमें सबसे कठोर कौन सा है, लोहा, हीरा, स्टील और ग्रेनाइट। सब बच्चों को पता है कि सर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। और हीरा सबसे कठोरतम क्या होंगे, प्राकृतिक पदार्थ होंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछेगा तो कौन है भाई, हीरा। क्या है, हीरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण से होता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अगर आप चुंबक को लटकाते हैं तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी क्रोड की वजह से होता है। किसकी वजह से, बाहरी क्रोड। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है,
बाहरी क्रोध। अगर अब तक आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश ये इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान की बुक अगर आप नहीं खरीद पाए हैं साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से, तो अभी जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे और ये साइंस की सामान्य विज्ञान की बुक, मुश्किल से इसको पढ़ने में आपको 1 दिन लगेगा। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो 1 दिन में आप पूरा कर लेंगे। उसके बाद 25 प्रैक्टिस सेट है, उसको मज़े से लगाइए 3-4 दिन और आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा और डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर का विज्ञान आया था, आबकारी आरक्षक में 4 नंबर का विज्ञान आया था और चारों के चारों विज्ञान के क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये बुक उससे पहले का गया था, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये बुक ना आपके डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले बता दो कि अगर अभी तक आपने पुलिस बल की तैयारी करने के लिए अभी तक प्रोज ज्वाइन नहीं किया है तो 45 दिन का समय बचा हुआ था, अभी फिलहाल तो नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से लगभग देखा जाए तो है ना 25-5-30 तो 20 ही दिन का समय है, तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी और रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से मैंने बताया था बेटा स्कर्वी रोग होगा, और स्कर्वी रोग जो होता है मसूड़ों में खून आना होता है और ये एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी का रासायनिक नाम कहते हैं उसकी वजह से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से, बेरीबेरी बी की कमी से और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की समस्या आपको देखने को मिलती है। कमेंट करके आंसर देंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। राम राम भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये किसके कारण से होता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन वाली घटना ये किसके वजह से देखने को मिलती है? आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडलीय कणों के कारण देखने को मिलता है या जल वाष्प के कारण मिलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से या ओजोन के कारण से। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये आपको देखने को मिलता है बेटा यस, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय कणों के कारण से आपको प्रकीर्णन दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तापमान को मापने के लिए यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमान को मापना है तो बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, है ना, और ऐसे ही प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर। क्या कहलाता है? थर्मामीटर। कमेंट करके बताओ कि हाइग्रोमीटर किससे किसको मापते हैं और एनीमोमीटर से किससे मापते हैं और बैरोमीटर से किसको मापते हैं, कमेंट सेक्शन पे आपके होने चाहिए। अगले क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकरल और आइंस्टीन। तो बहुत फेमस नाम है मैडम क्यूरी जी का, है ना। और यहाँ पे आपको पूछा रेडियो एक्टिव की खोज, है ना, तो रेडियो एक्टिव जो है चलिए ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी लिखा है। ठीक है, हमने रेडियो एक्टिव देख लिया था, रेडियो एक्टिविटी और ये बैकुरल के द्वारा, ठीक है, रेडियो एक्टिव की खोज की गई थी। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।